हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बोर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो बोहर मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब सिर्फ ऐसे एटम्स के लिए या ऐसे आयन्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब बोहर मॉडल ये बोलता है कि ये अपना न्यूक्लियस है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद बोहर मॉडल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी ऑर्बिट्स में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। उन स्पेशल ऑर्बिट्स को बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर वो क्वांटाइज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू होगी एन एच अपॉन टू पाई के बराबर, जहाँ पर एन होगा आपका शेल नंबर। ठीक है, और एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम रेडियस वेलोसिटी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने पर रेडियस की वेलोसिटी ये आ जाती है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाती है 2.2 इंटू टेन की पावर 6 जेड बाय एन। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ याद रखी जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन्स बोहर मॉडल में क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय उनकी रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एन है, स्मॉल एन है, वो हमारा शेल नंबर है, और जेड क्या है, जेड है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है 13.6 या माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो उनकी टोटल एनर्जी इतनी होती है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फैक्टर है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप लिख सकते हो आर एच सी। ठीक है, ये जो आपने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इस कांस्टेंट वैल्यू को आप लिख सकते हो आर एच सी, जहाँ पर आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और एच और सी प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो फिर से एक बार सुनेंगे कि ये जो टर्म लिखी हुई है 13.6, इसको आप लिख सकते हो आर एच सी, जहाँ पर आर होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, ये रेडबर्ग कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। असल में ये बहुत सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसको मल्टीप्लाई करने से ये जनरेट हुआ है। ठीक है, और साथ ही में आपको ये याद रखना है कि ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ये स्टेशनरी न्यूक्लियस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला एक तो याद रखना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या करना है, ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो आपको दे रखे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स के बारे में। तो हमने क्या करा था, अभी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, वो 1 होता है, तो हमने जेड को 1 पुट कर दिया। ठीक है, अगर आप शेल की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, है ना, इस तरह से एन की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे, तो आपको हाइड्रोजन के अंदर सारे शेल की इंडिविजुअली एनर्जीज मिल जाएगी।
ठीक है। अब मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये वैल्यूज़ आप याद रखें। ठीक है, आप स्टार्टिंग के कुछ 3-4 शेल की एनर्जी याद रखें। जैसे आप याद रख सकते हैं कि पहले शेल की एनर्जी है माइनस का 13.6। ठीक है, दूसरे शेल की एनर्जी है माइनस का 3.4, तीसरे की एनर्जी है माइनस का 1.51 और चौथे की एनर्जी है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चारों शेल्स की एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, जो n इक्वस टू वन होता है ना, ये जो n इक्वस टू वन वाला शेल होता है इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसके ऊपर जो आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके ऊपर आएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहे हो मतलब आप असल में n इक्वस टू टू के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ और कि अगर आप n इक्वस टू वन और n इक्वस टू टू, n इक्वस टू वन की एनर्जी होती है माइनस का 13.6, n इक्वस टू टू की एनर्जी होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दोनों के बीच में एनर्जी का गैप निकालोगे तो वो इतना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एनर्जी होती है माइनस का 13.6 और यहाँ पर एनर्जी होती है माइनस का 1.51। अगर आप इन दोनों में एनर्जी का गैप निकालोगे तो वो आ जाएगा 12.1, या और प्रिसाइजली अगर निकालोगे तो वो आता है 12.09। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये वैल्यूज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है, आपको वन, n इक्वस टू वन, n इक्वस टू टू, n इक्वस टू थ्री, तीनों की एनर्जीज याद रखना है। n इक्वस टू फोर की भी याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, और साथ में आपको ये दो एनर्जी के गैप्स याद रखने हैं। तो बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, अब लेट्स से कि अपन ने n इक्वस टू टू का एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया। ठीक है, तो n इक्वस टू टू के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो होगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप टोटल एनर्जी का मॉड ले लोगे तो उससे आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, बोहर मॉडल के अंदर अगर आप टोटल एनर्जी का मॉड ले लेते हो तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल होगी। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल इसकी डबल होने वाली है। ठीक है, ये रिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को अब एक्साइट कराना है। ठीक है, तो लेट से आप n1 से इलेक्ट्रॉन को n2 में भेज रहे हो, तो n1 से n2 में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी दैट इज इक्वस टू 13.6 जेड स्क्वायर, वन बाय छोटे वाले का स्क्वायर माइनस वन बाय बड़े वाले का स्क्वायर। इतनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर सप्लाई करना पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को n1 से n2 में भेजना है तो। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप करता है, ठीक है, तो इतनी ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज भी होगी। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप करता है ना, n2 से n1 में जंप करता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 13.6 जेड स्क्वायर, वन बाय n1 स्क्वायर माइनस वन बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये फोटोन के फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर ये एनर्जी फोटोन के फॉर्म में हो रही है रिलीज, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को फोटोन की एनर्जी h बाय लैम्डा से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इस एनर्जी को 12400 बाय लैम्डा से इक्वेट कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो फोटोन यहाँ पर रिलीज़ हो रहा होगा उस फोटोन की वेवलेंथ बड़े आसानी से कैलकुलेट करी जा सकती है। ठीक है, इस एनर्जी को इससे इक्वेट करने से क्या होगा, फोटोन जो रिलीज़ हो रहा है उसकी वेवलेंथ बड़े आराम से कैलकुलेट करी जा सकती है। ठीक है, अच्छा, और मैंने पहले ही बताया है कि ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको आप क्या कर सकते हो, आर एच से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी अगर आप फोटोन की एनर्जी से इक्वेट करोगे तो वेवलेंथ मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा, अभी हमने बस ये देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में चले गया
तो एक्साइट कराने के लिए हमें जो एनर्जी देना पड़ती है वो इतनी होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप कर रहा है तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो भी इसी के बराबर होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है किस फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, ये फोटोन के फॉर्म में रिलीज़ हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, इस एनर्जी को फोटोन की एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, फोटोन की जो वेवलेंथ है, फोटोन की वो वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वस टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इस टोटल एनर्जी का मॉड ले लोगे तो उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वस टू बाइंडिंग एनर्जी। तो आपकी जो टोटल एनर्जी होती है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसका अगर आप मॉड ले लोगे तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो जो आपका एटम है वो आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग रीड कर सकते हो, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, कि अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई कर दी इलेक्ट्रॉन को तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपन लाइमन सीरीज़ बामर सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि लाइमन सीरीज़ बामर सीरीज़ डिफाइन करी जाती है सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। जो बोहर मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन लाइमन सीरीज़ बामर सीरीज़ के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं तो हम उसमें भी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइमन सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। लाइमन सीरीज़ में क्या होता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से n=1 के अंदर जंप कर रहा है तो जो फोटॉन्स रिलीज होंगे उनको अपन बोलेंगे लाइमन सीरीज़ के फोटॉन्स, या उनको अपन बोलेंगे कि वो लाइमन सीरीज़ का एक पार्ट है, ठीक है। अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=1 के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में जो फोटॉन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज़ के फोटॉन्स, ठीक है। यहीं पर अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से n=2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो उसको अपन बोलेंगे बामर सीरीज़, ठीक है। अब सपोज करो ये n=1 है, ये n=2 है, जस्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और फोटोन निकल रहा है, तो इस लाइन को अपन बोलेंगे, इस फोटोन को अपन बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। सिमिलरली ये n=1 है, ये n=3 है, यहाँ पर अगर ट्रांजिशन हुआ तो उस ट्रांजिशन में जो फोटोन निकलेगा उसको अपन बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, ठीक है। सेम चीज़ बामर के साथ, ठीक है। बामर में क्या होता है, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से n=2 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये ट्रांजिशन होता है 2 और उसके जस्ट ऊपर वाले एनर्जी से लेवल से ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर अपन बोलते हैं इसको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। अच्छा, एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं सीरीज़ लिमिट, ठीक है। तो अगर n=इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होता है, अगर n=इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होता है तो उसको बोलते हैं अपन सीरीज लिमिट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि लाइमन सीरीज़ में आपको किस तरह के फोटॉन्स मिलते हैं, बामर में किस तरह के फोटॉन्स मिलते हैं, पास्चन और ब्रैकेट में किस तरह के फोटॉन्स मिलते हैं, ठीक है। तो लाइमन में ज़्यादा एनर्जी होती है तो अल्ट्रावायलेट, फिर एनर्जी कम हो जाती है तो विजिबल, और फिर इंफ्रारेड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ रिकॉइल स्पीड ऑफ एन एटम, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो क्या होगा, एक फोटोन रिलीज होगा, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर आप एटम को फ्रीली मूव करने दोगे तो ये जो ट्रांजिशन की एनर्जी है, ये ट्रांजिशन की एनर्जी सिर्फ फोटोन लेके नहीं जाएगा, ये एनर्जी का कुछ पार्ट फोटोन लेके जाएगा और इस एनर्जी का कुछ पार्ट आपका जो एटम है वो लेके चले जाएगा, ठीक है। क्या बोला एक बार वो सुनो, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है
तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, वो जो ट्रांजिशन की एनर्जी होगी, वो सिर्फ फोटोन लेके जाएगा क्या? नहीं, वो एनर्जी फोटोन और आपका जो एटम है वो दोनों लेके जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, एटम जो एनर्जी लेके जाता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। एटम जो एनर्जी लेके जाता है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो एनर्जी है ये लगभग एच सी बाय लैम्डा के बराबर है। ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए आप इस एनर्जी को डायरेक्टली इससे इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये इक्वेट करने से फ़ायदा क्या होगा? ये इक्वेट करने से आपको फोटोन की वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब फोटोन की वेवलेंथ अगर मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं? अगर फोटोन की वेवलेंथ मिल गई तो हम फोटोन का मोमेंटम निकाल सकते हैं। फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइड बाय सी या फिर एच बाय लैम्डा। ये होता है फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपने वेवलेंथ निकाल ली तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? हम फोटोन का जो मोमेंटम है एनर्जी डिवाइड बाय सी या फिर एच बाय लैम्डा, हम फोटोन का मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही किसी एटम से फोटोन निकलेगा तो एटम अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? रिकॉइल करेगा। और आप ऐसा बोल सकते हो कि फोटोन का जितना मोमेंटम आगे की तरफ होगा, एटम का उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ होगा। तो ये जो फोटोन का मोमेंटम है ना, इसको आप एटम के मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से इक्वेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, एटम की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो रिकॉइल वेलोसिटी बड़े आराम से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, हमने वेवलेंथ निकाल ली पहले इक्वेट करके। वेवलेंथ निकालने के बाद हमने क्या करा, फोटोन का मोमेंटम और एटम का मोमेंटम दोनों को इक्वेट करके एटम की वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक कोलिजन में आपको ये समझना है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जितने भी कोलिजन होते हैं उन कोलिजन में जो एनर्जी लॉस है वो हीट के फॉर्म में जा सकती है, साउंड के फॉर्म में जा सकती है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक कोलिजन के बारे में बात जब हम करेंगे तो जो एनर्जी लॉस होगा वो हीट के फॉर्म में अपीयर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हीट और टेम्परेचर जो है वो असल में बल्क मैटर की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम सिंगल आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम हीट के फॉर्म में कन्वर्जन नहीं मानेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर से सुनना कि यहाँ पर जब हम एटॉमिक कोलिजन के बारे में बात करते हैं तो जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है वो हीट के फॉर्म में अपीयर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हीट जो है वो बल्क मैटर का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हम सिंगल एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो जो एनर्जी का लॉस है वो हीट में नहीं जाएगा। अगर ये हीट में नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? फिर ये जाएगा एक्साइटेशन में। ठीक है, तो एटॉमिक कोलिजन में क्या होता है, अगर कोई एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो एनर्जी डेफिनेटली कहाँ जाता है? वो एनर्जी लॉस डेफिनेटली एक्साइटेशन में चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अपना एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। म्यू होता है रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं या दो एटम्स कोलाइड कर रहे हैं तो उस केस में जो एनर्जी लॉस है उस एनर्जी लॉस को फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें अगर आप मैक्सिमम एनर्जी लॉस निकालना चाहते हो तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस इसके बराबर होता है हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक कोलिजन में जो भी एनर्जी का लॉस होगा जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो सिर्फ एक्साइटेशन में या फिर आयनाइजेशन में ही जाएगा। ठीक है, अब अगर एनर्जी लॉस इतना नहीं है कि वो एक्साइट करा पाए तो फिर उस केस में एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। यहाँ पर आप ये पॉइंट रीड कर सकते हो कि अगर एनर्जी लॉस इनसफिशिएंट है ना एक्साइटेशन के लिए या आयनाइजेशन के लिए तो उस केस में एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। और एनर्जी लॉस ना होने का मतलब कि वहाँ पर जो कोलिजन है वो कैसा होगा? वो होगा इलास्टिक कोलिजन।